हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीलकंठ एजुकेशनल पॉइंट। आज जो है हम क्लास 10th की फिजिक्स के रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर का रिफ्रैक्शन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठता है वो ये है कि आखिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती क्या है। ठीक, या यूं कहें कि हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज द phenomenon phenomenon of bending of light while going from one medium to another। ठीक, मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश है क्या, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय प्रकाश का बेंड हो जाना, लाइट का बेंड होना, अपने पथ से विचलित हो जाना, यानी जो डेविएशन लाइट का वो क्या है, उसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, ओके। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठता है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये तो हो गया व्हाट। जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्या है, व्हाट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उठता है हमारे दिमाग में वो है व्हाई। मतलब व्हाई डज लाइट बेंड व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, तो हालांकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हम इस पॉइंट को लेकर के चलेंगे। देयर इज ए प्रिंसिपल इन रे ऑप्टिक्स, मतलब लाइट के केस में ही जो आप पढ़ रहे हैं, इसमें एक प्रिंसिपल है जिसको हम फर्मैट्स प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, फर्मैट्स प्रिंसिपल। एंड अकॉर्डिंग टू दिस फर्मैट्स प्रिंसिपल, light always follows the path of least time. It doesn't follow the path of least distance, it follows the path of least time। ठीक, फिर से लिख दे रहा हूं एक बार कि light follows the path of least टाइम। ठीक, एंड यहां पे एक पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, इट डज नॉट मीन लाइट फॉलोज, इट डज नॉट मीन द पाथ ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मतलब क्या है, किसी भी बॉडी के लिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का टाइम है, ऐसा नहीं जरूरी है कि वो शॉर्टेस्ट टाइम का पाथ भी हो। ठीक है, विद इन द सेम मीडियम ये पॉसिबल है, बट जब मीडियम चेंज होता है तो लीस्ट टाइम का पाथ और लीस्ट डिस्टेंस का पाथ सेम रहे ऐसा नहीं जरूरी होता है। ठीक, और लाइट ओवरऑल शॉर्टेस्ट टाइम का पाथ फॉलो करती है, ना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। ठीक है, ओके। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, लीस्ट टाइम का पाथ और लीस्ट डिस्टेंस का पाथ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आपको ये बता दूं कि कंसीडर दिस, जैसे अगर मान लीजिए आप नदी के किनारे हैं या कहीं समुद्र के किनारे हैं, ठीक है, बीच पे कहीं हैं, और
आपको पता होगा अगर आप कभी बीच पर गए हो कि बीचेस पे हमेशा लाइफ गार्ड्स होते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो काफी फुर्तीले होते हैं, फास्ट होते हैं, और वो लोग किसी भी इंसान की जान बचाने के लिए, अगर वो गलती से पानी में डूब रहा है तो उसे बचाने के लिए प्रयास करते हैं। ठीक है, तो कंसीडर कि किसी केस में लाइफ गार्ड यहां पर है, ठीक है, लाइफ गार्ड यहां पर है, और जो आदमी जो डूब रहा है वो यहां पर है, इस पॉइंट पर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का पाथ क्या होगा? ये स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। ठीक है, क्लियर? तो अगर कायदे से देखा जाए और हमारे कॉमन सेंस के हिसाब से देखा जाए तो लाइफ गार्ड को क्या करना चाहिए? सीधे सीधे दौड़ जाना चाहिए। इतना डिस्टेंस वो जमीन पे दौड़ेगा रेत में, इतनी डिस्टेंस वो पानी में तैरेगा और तैर करके जाएगा और बचा लेगा। बट इसमें उसका टाइम ज्यादा लग जाएगा। क्यों? डिस्टेंस शॉर्ट है, फिर क्यों? इसलिए क्योंकि जमीन पे दौड़ना ज्यादा आसान है पानी में तैरने के कंपैरिजन में, या यूं कह लें कि जमीन पर दौड़ने की जो स्पीड है वो ज्यादा होती है पानी में तैरने की स्पीड से। तो ऐसे में ये पाथ शॉर्टेस्ट टाइम का पाथ, सॉरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का पाथ जरूर है, बट ये शॉर्टेस्ट टाइम का पाथ नहीं है। क्लियर है? तो ऐसे में लाइफ गार्ड जनरली करते क्या है, उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो कुछ इस तरीके की होती ही है कि वो एक इस पाथ पर जाएंगे और फिर यहां से वो इस आदमी तक पहुंचेंगे। ऑब्वियसली वो ये भी नहीं करेंगे कि यहां जाएं और फिर परपेंडिकुलरली एकदम सीधा पानी में जाएं ताकि पानी में डिस्टेंस मिनिमम हो जाए। नहीं, वो इस पाथ को फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि इस पर पानी में जमीन पे दौड़ने के लिए डिस्टेंस ज्यादा हो जाती है, पानी में तैरने की डिस्टेंस कम हो जाती है, लेकिन ओवरऑल टाइम सेविंग का सबसे जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो ये है, शॉर्टेस्ट टाइम का पाथ। और लाइफ गार्ड का पर्पस क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दौड़ना या फिर जल्द से जल्द डूबते हुए आदमी के पास पहुंचना, उसको बचाने के लिए। तो सेम चीज यहां लाइफ गार्ड्स करते हैं मोर और लेस, कि वो एक ऐसा पाथ चूज करते हैं जिससे वो इतनी तेज चलें कि पानी में जमीन पर दौड़ भी लें और जल्द से जल्द शोर तक पहुंचे और फिर वहां से तैर करके जल्द से जल्द आदमी तक पहुंच जाए जो डूब रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सॉरी शॉर्टेस्ट टाइम का पाथ। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का पाथ है, लेकिन और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन वाटर का पाथ है, बट दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ फॉर टाइम। ठीक, शॉर्टेस्ट टाइम का पाथ ये वाला है। क्लियर है बात इतनी? तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। और इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है जो आपको समझने की जरूरत है। मैथमेटिक्स में हमारे पास एक ग्राफ होता है जिसे हम ब्रैकिस्टोक्रोन ग्राफ कहते हैं। ठीक है, ब्रैकिस्टोक्रोन ग्राफ या ब्रैकिस्टोक्रोन कर्व हम कह सकते हैं। ठीक है, ब्रैकिस्टोक्रोन कर्व जो होता है वो कुछ इस तरीके का कर्व होता है। आप गूगल अगर करेंगे या यूट्यूब पे ही अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी ऐसी, जिसमें आपको इस तरीके के कई पाथ दिखाए जाते हैं। ठीक, और यहां पर टारगेट लगाया जाता है, अलग अलग बॉल्स को इन पाथ पर छोड़ा जाता है और ऐसा पाया जाता है कि ये जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का पाथ था, इस पर आने वाली बॉल सबसे बाद में पहुंचती है। और आई थिंक इस वाले कर्व से आने वाली बॉल, यही शायद ब्रैकिस्टोक्रोन कर्व है, तो इस वाले पाथ से जाने वाली बॉल जो है वो शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचती है, सबसे पहले यही बॉल पहुंचती है। क्योंकि इसका कारण क्या है, यहाँ पर ग्रेविटी वर्क करती है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होता है तो डेफिनेटली उसको यहाँ एक्सेलरेट करने के लिए कम स्पीड मिलेगी, लेकिन अगर उसको हम मौका दे दें कि वो ग्रेविटी के अंडर थोड़ा जल्दी गिरे तो शुरुआत में उसका एक्सेलरेशन अच्छा हो जाएगा और फिर बाद में उसका एक्सेलरेशन अगर स्लो भी हो तो भी वो स्पीड उसकी कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाएगी और वो जल्द से जल्द यहाँ पहुंच सकता है। तो ब्रैकिस्टोक्रोन कर्व इसी तरीके से इसी पाथ को फॉलो करता हुआ पाथ है, जिसमें शॉर्टेस्ट टाइम का पाथ हमको दिखता है। और हम ये देखते हैं कि शॉर्टेस्ट टाइम का पाथ और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का पाथ दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, आप गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं इस चीज को, ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी बहुत आसानी से। तो फर्मैट्स प्रिंसिपल ये कहता है कि लाइट शॉर्टेस्ट टाइम का पाथ फॉलो करती है,
और ब्रैकिस्टोक्रोन कर्व एक ऐसा कर्व है जो शॉर्टेस्ट टाइम के पाथ के कॉन्सेप्ट को प्रूव करने का काम करता है। आप इसको देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। अब लाइट क्यों बेंड होती है, उसको बेंड होने की क्या जरूरत है, और अगर लाइट की स्पीड इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा है तो फिर वो क्यों बेंड हो रही है, ठीक है। तो हमें समझने की जरूरत यह है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम जब लाइट जाती है, तो अगर लाइट स्ट्रेट लाइन के पाथ पर इस तरीके से नॉर्मल के अलोंग आ रही है सरफेस के दोनों मीडियम्स की बाउंड्री को अगर हम एक सरफेस की तरह ट्रीट करें और उसके परपेंडिकुलर वो आ रही है, नॉर्मली आ रही है, तो लाइट सीधा निकल जाती है क्योंकि फिर वो शॉर्टेस्ट टाइम के पाथ पर भी है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के पाथ पर भी है। बट अगर लाइट क्या हो रही है, नॉर्मल से कुछ एंगल बनाते हुए आकर इंसिडेंट होती है, जिसे ऑब्वियसली हम लाइट एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, तो यही लाइट फिर स्ट्रेट लाइन के पाथ पर इस तरीके से नहीं जाती है। क्यों, बताता हूं। लाइट जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। क्यों, पहली चीज तो ये फर्मैट्स प्रिंसिपल कहता है कि लाइट शॉर्टेस्ट टाइम का पाथ फॉलो करती है, और लाइट कोई सोचने का काम तो करती नहीं, लेकिन अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे और शायद अपने स्कूल्स में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि लाइट जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट की स्पीड अगर यहां पर v1 थी और यहां पर v2 है, तो v2 इज ऑलवेज लेस देन v1, यानी कि लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में हमेशा रेयरर मीडियम के कंपैरिजन में स्लो होती है। तो जब आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, चाहेंगे कि जल्द से जल्द क्या हो, हम उस एरिया को क्रॉस कर जाएं, और जितना वो आप इधर बेंड करेंगे उतना जल्दी आप इस स्लैब को क्रॉस करके निकल जाएंगे, ठीक। और यहीं पर लाइट के साथ हम खेल करते हैं जब हम लेंसेज बनाते हैं डिफरेंट शेप के, जब हम बनाते हैं प्रिज्म को बनाते हैं, यहीं पर ग्लास स्लैब के साथ हम काम करते हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो लाइट के साथ गेम खेलती हैं और लाइट अलग अलग फिनोमेना शो करती है। कभी वो लाइट जो को कन्वर्ज हो जाती है, कभी कभी वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती है, कभी वो डाइवर्ज हो जाती है, कभी वो अपने 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जो स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इस तरह के फिनोमेना होते हैं, ठीक है। तो अभी हम उन पर आएंगे बाद में। तो पहले ये समझते हैं सिंपल सी चीज कि लाइट जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है उसकी स्पीड स्लो होती है, और जब उसकी स्पीड स्लो होती है तो डेफिनेटली वो क्या कोशिश करती है कि उस डेंसर मीडियम में जितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का पाथ हम ले सकें उतना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का पाथ हम ले लें, क्योंकि वही उसके लिए शॉर्टेस्ट टाइम का पाथ भी हो जाएगा। तो इस तरीके से लाइट क्या करती है, बेंड होती है, ठीक, अंदर की तरफ। और जब वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो फिर वो नॉर्मली वापस अपने पाथ पर जाने लग जाती है, ठीक है। अभी हम इसका एक्सपेरिमेंट भी करके देखेंगे, यही ग्लास स्लैब का एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में डायग्राम बना हुआ होगा, मैंने भी यहाँ बना दिया है। इस एक्सपेरिमेंट को अभी हम करके देखेंगे, ठीक है। तो बी विद मी। तो स्टूडेंट्स ये एक ग्लास स्लैब है, ठीक है। अभी मैं इसको उठा नहीं सकता एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने तक, लेकिन आप देख सकते हैं मैंने इसके चारों ओर लाइन ड्रॉ की है अभी, ठीक है। और अब हम इसके दोनों एंड्स पर नीडल्स प्लेस करेंगे, सॉरी एक्चुअली पिन लगाएंगे। रीजन क्या है, सबसे पहला जो पिन हम लगाएंगे उसको हम बस ये ध्यान में रख करके लगा देंगे कि 2 पिन इस तरीके से इसमें लगा दिए जाएं जिनको अगर हम एक लाइन से जोड़ें तो वो इस पर आकर के पड़े जरूर, लेकिन वो किसी भी तरीके से मतलब एक एंगल पर आकर के पड़े, और दूसरी चीज क्या हो, वो इतना ज्यादा एंगल ना हो कि इधर से बाहर निकल जाए और हमको दिखाई ना दे। तो हमने यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं हमने 2 पिन लगा दी हैं, ठीक है। अभी इनको जब हम निकालेंगे बाद में तो हम इनको क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे, लेकिन अभी हम इसको लगा दे रहे हैं। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि हमको दोनों ही पिन्स दिख रही हैं। अब हमें करना सिर्फ इतना है कि हम इसको इस तरीके से ओरिएंट करें कि दोनों पिन एक लाइन में आ जाएं, और
यहाँ ग्लास स्लैब के अंदर, ये इस जगह से जो हम देख रहे हैं, ये ग्लास स्लैब के अंदर आप देख सकते हैं कि दोनों पिन्स एक लाइन में आ गई हैं। और अब हम दो पिन इस साइड में भी लगाएंगे, क्योंकि बिना दो पॉइंट्स के हम कोई एक डेफिनेट लाइन नहीं खींच सकते। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि एक पॉइंट से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं, लेकिन दो पॉइंट से पास होने वाली केवल और केवल एक ही लाइन होती है। तो हम यहां पर अब एक तीसरी लाइन मैं आपके सामने ही कर रहा हूं, कैमरे में ही देख करके कर रहा हूं, ताकि किसी भी तरीके की एम्बिग्युइटी ना हो और आपको ये डाउट ना हो कि मैं जो कर रहा हूं उसमें कुछ हेर फेर है। सॉरी, तो एक पॉइंट मैंने सॉरी एक पिन मैंने यहां लगा दी, ठीक है। और आप देख सकते हैं अभी भी तीनों पिन जो हैं वो एक लाइन में है। और चौथी पिन मैं यहीं पे इधर भी लगा सकता हूं, लेकिन ये पेज से थोड़ा बाहर चला जाएगा ज्यादा, तो मैं थोड़ा सा अंदर लगा रहा हूं एकदम इस पिन के पीछे, क्योंकि ये तीनों पिन ऑलरेडी अलाइन थी। तो ये पिन भी अगर वैसे ही लग जाएगी तो ये चारों ही पिन्स एक लाइन में आ जाएंगी। आप इस चीज को प्रॉपर्ली देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको फिर से हटाता हूं तो आप देखिए चारों पिन अलग अलग दिख रही हैं, लेकिन सिर्फ इस एक एंगल पर ये चारों पिन्स एक साथ दिख रही हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इन पिन को एक एक करके निकाल लेंगे और फिर इन पिन्स को हम इनके पॉइंट्स को मार्क कर लेंगे। ये पहली पिन की का पोजीशन है, ठीक है। ये दूसरी पिन की पोजीशन ये रही, और ग्लास स्लैब हम ऑलरेडी लाइन ड्रॉ कर चुके हैं, तो ग्लास स्लैब को भी हम हटा सकते हैं, ठीक है। और तीसरा पिन इस जगह पर था, एंड लास्ट चौथा पिन इस पॉइंट पर था। क्लियर है? तो मैं अभी आपको अगर स्केल लगा करके दिखाऊं तो आप साफ देख सकते हैं कि अगर मैं इन दो पॉइंट्स को अलाइन कर दूं तो बाकी की दो लाइंस, ये जो बाकी के दो पॉइंट्स हैं देखिए उस लाइन पर आ नहीं रहे हैं, लेकिन ग्लास स्लैब में हमको क्या दिख रहा था कि वो आ रहे थे एक दूसरे के पीछे, जैसा कि आपने रिकॉर्डिंग में वीडियो में देखा था अभी, ठीक है। तो लेट्स जॉइन दीज टू लाइंस। यहां तक हम सॉलिड लाइंस ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता है कि लाइट इसी पाथ पर आई होगी। और यहां पर हम डॉटेड लाइंस ड्रॉ करेंगे, क्योंकि अगर ये ग्लास स्लैब नहीं रहा होता तो लाइट इस पाथ पर गई होती, ठीक है। इस पाथ पर लाइट गई होती अगर ग्लास स्लैब नहीं रहा होता। और ये वो पाथ है, ये वो लाइन है जिसके अलोंग ग्लास स्लैब से लाइट बाहर निकली थी, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है जिसके अलोंग ग्लास स्लैब से लाइट गई है। तो सिंपल सी चीज है, आप सोचिए कि ये पॉइंट P1 मान लेते हैं, इसको पॉइंट P2 मान लेते हैं, ये पॉइंट P3 है और ये पॉइंट P4 है। तो ये चारों ही पिन हमको वीडियो में एक साथ दिखी थी, एक के पीछे एक दिखी थी, ठीक, या एकदम ओवरलैप कर रही थी इस तरीके से एक के पीछे एक। और जब हम सामने से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं, तो ये चारों पिन एक लाइन में नहीं है, ये दो पिन मिलाने पर एक लाइन आ रही है और ये रे यहां तक आई होगी और फिर इस पाथ से, इस पॉइंट से होकर के निकली है। तो लेट्स मेक दिस पॉइंट O, आई से O, और इस पॉइंट को चलिए हम O डैश कह लेते हैं, ठीक है। अब हम यहां पर सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो लेट्स ड्रॉ परपेंडिकुलर नॉर्मल ऑन द hence let's use another color. So this is the 90 degree angle, as you can see, ठीक है, here, and this is the 90 degree angle here, ठीक है। तो इन दोनों लाइंस को यानी कि नॉर्मल्स को हम प्रॉपरली ड्रॉ कर लेते हैं सामने से, ठीक है। ठीक, और यहां से भी इन नॉर्मल्स को, इस नॉर्मल को हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब
हमको क्या दिख रहा है कि लाइट इस लाइन के अलोंग आई थी और इस लाइन के अलोंग निकली है, यहां इस पॉइंट पर हिट कर रही थी, यहां इस पॉइंट पर हिट कर रही थी, और ये चारों पॉइंट्स एक लाइन में नहीं है। तो हमारा जो मोस्ट प्रोबेबल कंक्लूजन हो सकता है वो क्या है कि लाइट यहां से यहां तक अंदर स्ट्रेट लाइन के पाथ पर इस ग्रीन लाइन के अलोंग आई होगी। नोबडी नोज फॉर श्योर कि आई थी या नहीं, बट इट इज आवर गेस कि आई होगी। ठीक है, और मैं क्यों कह रहा हूं कि इट इज आवर गेस, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे अभी साइंटिफिक रीजंस हैं, साइंटिफिक लॉजिक्स हैं, जो अभी आप क्लास 12th में जाएंगे तब पढ़ेंगे। तो लेट्स कंसीडर दिस। तो लाइट इस पाथ से आई थी, अंदर इस पाथ से गई होगी भी गेस, एंड इस पाथ से बाहर निकली होगी। लेट अस नेम ग्लास स्लैब ए बी सी डी। ठीक है, सो एक और चीज आपको दिखा दूं, ये जो P1 P2 लाइन आई है इसकी डिस्टेंस देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए आपके दूसरे लाइन से, ये कितनी है 1 सेंटीमीटर टू बी प्रिसाइज, आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहां पर 1 सेंटीमीटर था, यहां पर भी देखिए एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर ही है। मतलब लाइट जो P1 P2 पाथ से सीधा इस रास्ते पर आने वाली थी, वो इस ग्लास स्लैब से पास होने की वजह से इधर आप अगर डायग्राम में के हिसाब से देखें, रे के हिसाब से देखें तो राइट में शिफ्ट हो गई, और अगर हमारे हिसाब से अभी देखें तो वो लेफ्ट में शिफ्ट हो गई है। कितना 1 सेंटीमीटर का शिफ्ट हुआ है। इसी शिफ्ट को हम क्या कहते हैं, दिस शिफ्ट इज कॉल्ड लैटरल शिफ्ट। इसी को हम क्या कहते हैं, लैटरल शिफ्ट। ठीक है, तो हो सकता है अगर आपके सिलेबस में हो तो हम इसे आगे अभी इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक, तो आप इतनी बात समझ रहे हैं। अब लेट्स कैलकुलेट। ठीक है, दी एंगल्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह वगैरह, और हम ये पता करेंगे कि ये जो ग्लास स्लैब है वो किस मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सारी चीजें। ठीक, तो फिलहाल के लिए हम इसका एंगल मेजर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी मैंने इसको एग्जैक्टली इस P1 P2 लाइन के क्रॉस रख दिया है, और यहाँ जो एंगल बन रहा है नॉर्मल से, ये है 20, 25, 26 डिग्री। तो ये एंगल जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये आया है 26 डिग्रीज का, और यहाँ जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना है, ये आ रहा है ये 10 डिग्रीज है, ये 15 डिग्री है, और ये 16 डिग्री का है। तो यहां पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये है एग्जैक्टली 16 डिग्री का। ठीक है, सेम चीज आपको यहां भी देखने को मिलेगी। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहां पर भी जो एंगल है ये 90 डिग्री से हम इधर जा रहे हैं, तो ये 10 डिग्री इधर आए, और ये 15, और फिर ये 16 डिग्री टू बी प्रिसाइज, ये हमारा एंगल आ रहा है। ठीक है, अलाइनमेंट थोड़ा सही कर लूं तो एंगल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज एग्जैक्टली 16 डिग्री, राइट। ठीक है, 90 डिग्री से इधर, 10 डिग्री इधर, और 5 डिग्री और फिर 1 डिग्री और है। ठीक, 16 डिग्री, क्लियर। और यहां पर जो एंगल आएगा, ये एंगल भी अगर मैं यहां नॉर्मल से आपको दिखा दूं सीधे सीधे, तो दिस इज गोइंग टू बी 26 डिग्री इन माय ओपिनियन। ठीक है, तो going to be 26 degree, so definitely it is as you can see, this is red line. See, this is 10, 20, 25 and this is 26. ठीक, 26 डिग्री टू बी प्रिसाइज। ठीक, तो सेम एंगल यहां पर भी है 16 डिग्री, एंड ये रहा 26 डिग्री। तो जिस एंगल पर नॉर्मल से यहां पर रे एंटर की रखी थी ऊपर की तरफ,
यहां पर जिस एंगल से रे एंटर की थी उसी एंगल पर स्लैब से वो बाहर निकल रही है, और जो स्लैब है वो रेक्टेंगुलर इन शेप है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि रे यहां से आती है और यहां से निकल रही है। आपने नोटिस किया होगा, मैंने ये कहा था, हमें ये जानकारी नहीं थी इस एक्सपेरिमेंट के समय कि यहां से इस पॉइंट O से पॉइंट O डैश तक ये रे किस तरीके से जा रही है, ये कर्व्ड होते हुए जा रही है या एक स्ट्रेट लाइन के पाथ पर जा रही है, इसकी जानकारी हमको उस समय नहीं थी। एंड इट फील्स वियर्ड, ऐसा लगता है कि ये गलत जानकारी है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। अभी हम लोगों ने जब क्लास 12 में जब आप जाएंगे तो वहां आपको न्यूटन की थ्योरी पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स में। तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि न्यूटन ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया था, और उसके बेसिस पे फिर आपको ये समझ में आएगा कि मैंने ये बात क्यों कही थी। तो आपको इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको इसको सीखना समझना पड़ेगा जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, तो हमारा अनुभव क्या है, अगर हम इसको एक स्ट्रेट लाइन मान करके चलते हैं, हमारा जो अनुभव है वो ये कहता है, अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन कर मान कर चलते हैं O से O डैश तक की ये ग्रीन लाइन को, तो ये एंगल और ये एंगल के, इस एंगल के कंपैरिजन में रे जब डेंसर मीडियम में गई तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, और जब यहां से बाहर निकलने के बाद जब डेंसर मीडियम से रे रेयर मीडियम में आती है तो रे नॉर्मल से अवे की तरफ बेंड होती है। ठीक, मतलब दूर जाती है। यानी कि दोनों ही केसेस में रे अपने पाथ को चेंज करती है। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, मैं एक रफ डायग्राम इसका तैयार कर दे रहा हूं यहाँ पे, ताकि हम उसी चीज को यहाँ पर लेकर के चल सकें, और वो ये है कुछ इस तरीके से। ठीक, तो रे जो इस पाथ से आई थी, हमारा गेस है कि वो इस पाथ से अंदर गई होगी और फिर वो ऐसे ही इसके पैरेलल, जो पहले थी उसके पैरेलल शिफ्ट हो गई थी। क्लियर है? अब इसको ध्यान रखिएगा, ये जो एंगल है, जो नॉर्मल से ये एंगल बना, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और इसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है जिसको हम एंगल R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं ताकि अगर आपको प्रोनाउंसिएशन में कोई समझ में नहीं आया हो तो, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक, यानी कि आपतन कोण, आपतन कोण, और R जो है ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब ये है अपवर्तन कोण। ठीक, अपवर्तन कोण। क्लियर है? तो स्नेल ने जो दो ऑब्जर्वेशंस किए थे, जिनको आज हम स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं, वो ये हैं। पहला तो ये है कि जो इंसिडेंट रे है रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, ये वाली रे। ठीक, और ये जो नॉर्मल है, जो डॉटेड लाइन है, एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। क्लियर है? और जो दूसरा उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से पाया वो ये था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो साइन है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो साइन है, इनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। और बाद में इस कांस्टेंट को उस पेयर ऑफ मीडियम के लिए, जैसे यहां पर हम बात करें तो ये फर्स्ट मीडियम है हमारा, मान लीजिए ये एयर है, और ये जो था हमारा जो एक्सपेरिमेंट हमने किया उसमें वो ग्लास था। तो इसको उन्होंने क्या कहा कि यही क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन्होंने उसको क्या नाम दिया, इस कांस्टेंट को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो थी उसको उन्होंने सिंबल दिया 2, मतलब दोनों मीडियम्स के लिए यहां हम AμG लिख लेंगे, क्योंकि इसको हम पढ़ सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के कंपैरिजन में, या इसी को कहीं कहीं आपकी बुक्स में N से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये म्यू है, MU म्यू। ठीक, तो आप इसको म्यू पढ़ते हैं, ये इसको कहीं कहीं बुक्स में N से भी प्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
अब यही जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये इस पेयर ऑफ मीडियम के लिए यानी कि एयर और ग्लास के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। जब तक कि एयर फर्स्ट मीडियम और ग्लास सेकंड मीडियम है तब तक इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, ठीक। लेकिन जैसे ही हम मीडियम चेंज कर दें, चाहे यहां वाटर कर दें या कोई दूसरी गैस कर दें, उसकी डेंसिटी चेंज कर दें, कुछ भी कर दें, तो जब उसको चेंज कर देते हैं तो ये वैल्यू चेंज हो जाती है, इसलिए इसको उन्होंने नाम क्या दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। और बाद में एक्सपेरिमेंटली भी, और हाइगन्स एक साइंटिस्ट थे, उनकी वेव थ्योरी में भी उन्होंने इस चीज को प्रूव भी किया और साथ में उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया और एक्सपेरिमेंटली भी बाद में ये चीज वेरीफाइड थी कि जो इनका रेशियो होता है यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये दोनों मीडियम्स में लाइट की वेलोसिटीज के रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां V1 क्या है, V1 इस फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड है और V2 इस सेकेंड मीडियम में लाइट की स्पीड है। सो यहां से दो चीजें मैं क्लियर कर दूं आपके लिए। पहला तो ये कि लाइट की स्पीड, यहां से क्लियर हो जाता है एक चीज कि लाइट की स्पीड जो है, स्पीड ऑफ लाइट इज नॉट सेम इन एवरी मीडियम। पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। दूसरी चीज, अगर इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा है यानी कि म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा है, दिस मीन्स कि दिस इंप्लाइज कि V1 अपॉन V2 की वैल्यू क्या है, 1 से ज्यादा है, एंड विच मीन्स इन टर्न कि V1 इज ग्रेटर देन V2। यानी कि अगर सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के कंपैरिजन में ज्यादा है यानी कि 1 से ज्यादा की वैल्यू आती है, इसका मतलब फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा थी और सेकंड मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो गई है। क्लियर है। और इसी तरीके से अगर मैं ये कहूं कि म्यू की वैल्यू 1 से कम है, हो सकती है, अभी इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे, ठीक है। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि V1 की वैल्यू V2 से कम होगी। यानी कि जिस मीडियम के लिए, जैसे यहां पर अगर देखें तो ये इस सिस्टम में यहां ये फर्स्ट मीडियम है और ये सेकंड मीडियम है, तो डेफिनेटली लाइट की स्पीड यहां पर कम होगी और यहां पर लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है। तो ग्लास टू एयर में आने पर स्पीड बढ़ी है यहां पर लाइट की, लेकिन यहां से यहां जाने में स्पीड घटी थी। तो इन जनरल हम क्या कह सकते हैं कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा उतना ही उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी, कम होती चली जाएगी। क्लियर है इतनी बात। एक पॉइंट तो हमारा ये क्लियर हो गया, बात समझ में आ रही है। और यहीं से एक टर्म राइज करता है जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। तो अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं तो ठीक है, नहीं समझ में आई हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, टर्म है ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक। और एक टर्म आप ऑलरेडी जानते हैं, मास डेंसिटी, ठीक है। तो दो टर्म्स हैं, पहला है ऑप्टिकल डेंसिटी और दूसरा मास डेंसिटी। तो पहले इसको डिस्कस कर लेता हूं, मास डेंसिटी क्या है ताकि आपको याद आ जाए। तो मास डेंसिटी या जिसको हम सिंपली डेंसिटी कहते हैं, वो डेंसिटी है क्या। तो डेंसिटी हमको बताती है कि हाउ क्लोजली मैटर is enclosed or packed in unit volume, ठीक है। तो कितना मैटर या कितना ज्यादा करीब करीब मैटर को पैक किया गया है किसी यूनिट वॉल्यूम के बॉक्स में, ठीक। मतलब अगर हम फॉर्मूला की तरफ से बात करें तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये उसकी डेंसिटी होती है, ठीक है। तो मास डेंसिटी या डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक। लेकिन ये जो टर्म ऑप्टिकल डेंसिटी है इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी का क्या मतलब है। ऑप्टिकल डेंसिटी सिंपली इतना बताता है कि हाउ डेंस इज अ मीडियम फॉर
लाइट, लाइट के लिए वो मीडियम कितना डेंस है। तो सिंपल सी चीज ये है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे जुड़ा हुआ है, ये सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है। ठीक है, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है। मतलब क्या है, देखिए अगर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट की स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। सिंपल सी चीज वैसे ही आप ये समझ लीजिए, अगर बुलेट एयर में ट्रेवल कर रही है तो वो लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, लेकिन वही बुलेट अगर बालू में यानी कि रेत में अगर ट्रेवल कर रही है तो बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करती है। क्यों, क्योंकि रेत ज्यादा डेंस है एज कंपेयर टू एयर। ठीक, तो उसी तरीके से मतलब वहां पर उसकी स्पीड स्लो होगी ही होगी। ठीक, जैसे जैसे वो ट्रेवल करती जाएगी उसी तरीके से लाइट इस मीडियम में ट्रेवल कर रही है। अगर उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो हमें पता है कि लाइट की स्पीड उसमें स्लो होती है। क्यों, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम है 1μ2 जिसको हम सिंपली कहते हैं, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा है इसका मतलब है कि लाइट की स्पीड फर्स्ट मीडियम में ज्यादा थी और सेकंड मीडियम में घट गई है। यानी कि लाइट के लिए सेकंड मीडियम जो था वो कंपैरेटिवली कैसा है, डेंसर है, यानी कि ज्यादा सघन है, और इसीलिए इस टर्म को हम ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं। क्लियर है। और एक और चीज, अब आप कह रहे हैं कि दोनों में डेंसिटी है, तो हो सकता है कि डेंसिटी का लेना देना, इस ऑप्टिकल डेंसिटी का लेना देना मास डेंसिटी से हो, तो ऐसा नहीं है। इसका एक सबसे क्लासिक और सबसे बेसिक एग्जांपल है केरोसिन ऑयल। ठीक है, केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल कैसे है समझिए। केरोसिन ऑयल वाटर के कंपैरिजन में लाइटर होता है, वाटर एज कंपेयर्ड टू वाटर। वाटर के कंपैरिजन में केरोसिन ऑयल जो होता है वो क्या होता है, हल्का होता है। अगर आप किसी भी कंटेनर में पानी को डालें और केरोसिन ऑयल को डालें, किसी भी ऑर्डर में डालें, इट डजंट मैटर, केरोसिन ऑयल थोड़ी देर के बाद ऊपर आ जाएगा वाटर के। ठीक, दिस मीन्स कि डेंसिटी ऑफ केरोसिन ऑयल, मास डेंसिटी ऑफ केरोसिन ऑयल इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। ठीक, लेकिन जब हम बात करते हैं लाइट के पास होने की और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समवेयर 1.44 आता है। ठीक है, और वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आता है, क्या है, ये होता है 1.33। ठीक है, ये है ए म्यू केरोसिन ऑयल और ये है ए म्यू डब्ल्यू, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन ऑयल विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो अब ऑब्वियसली मैंने कहा था जिसके लिए म्यू की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। अब केरोसिन ऑयल के लिए ऑप्टिकल डेंसिटी यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 है और वाटर के लिए 1.33। दिस मींस कि भले ही केरोसिन ऑयल की मास डेंसिटी वाटर से कम है लेकिन उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी वाटर से ज्यादा है। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से कंपेरेबल नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम आप कहेंगे तो हो सकता है यही होता हो, उल्टा ही। तो एक और एग्जांपल दे देता हूं, एयर और वाटर का। अब इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा कि एयर और वाटर के एयर के कंपैरिजन में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सॉरी एयर और वाटर में मास डेंसिटी किसकी ज्यादा है, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। ऑब्वियसली एयर लाइटर है और वाटर क्या है, हैवी है, उसकी मास डेंसिटी ज्यादा है। ठीक, लेकिन जब डेंसिटीज की बात करते हैं तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एयर आता है 1, और अगर वैक्यूम के रेस्पेक्ट में देखेंगे, ठीक है, तो ये लगभग आएगा 1.003 के करीब। और जब वाटर का देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम या एयर के रेस्पेक्ट में ही, तो ये आता है 1.33। ठीक, अप्रोक्सीमेटली इसी के बराबर वैल्यू आती है। दिस मीन्स मास डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस देन मास डेंसिटी ऑफ वाटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज ऑल्सो लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो इस तरीके से ये दो एग्जांपल्स आपको ये प्रूव करते हैं कि ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी में ना तो कोई डायरेक्ट रिलेशन है
ना कोई इनवर्स रिलेशन है। इनफैक्ट अभी तक जहां तक मेरी जानकारी है ऐसा कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं किया जा सका है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो इसका हम नेक्स्ट पार्ट फिर से लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।